तो मैं गुड्डू सर आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं। आज का जो क्लासेज है वो GIIS ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से जो लॉकडाउन में आयोजित की गई है, बच्चे घर में रह करके ही पढ़ाई कर सकें, लॉकडाउन में भी उसका थोड़ा लाभ ले सकें। ऐसी स्थिति में आज हम लोग जो पीछे क्लास का जो था महासागरीय धाराएं क्लास 11th का भूगोल से संबंधित पाठ्य पुस्तक से, तो उसका आज अगला हिस्सा हम लोग करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे। बात एक्चुअल में है क्या चीज़ कि हम लोग जो हैं इस लॉकडाउन में कई तरह की समस्याएं आ रही है पढ़ाई से संबंधित। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो पढ़ाई आज के दौर में ज़रूरी चीज़ है, जो हम लोगों के लिए आवश्यक है, विद्यार्थीगण के लिए आवश्यक है, लेकिन विद्यार्थीगण अभी घर बैठ में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं घर में रह करके। तो हम लोग भी चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन होता रहे इसी प्रकार से, और कोशिश करते रहना चाहिए कि लॉकडाउन का पालन हमेशा जारी रखें जब तक हमारा भारत सरकार इसका नियम का फॉलो करवा रहा है हम सबों से, और हम लोग घर में रह करके ही इसका आनंद लें, पढ़ाई को संबंधित इसकी जानकारी प्राप्त करें। चलिए ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए, कुछ वैसा ज़्यादा रिलेटिव नहीं, हम लोग क्लास 11th का जो भूगोल पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित महासागरीय जलधाराएं, उनके बारे में आज हम लोग टॉपिक्स को लिए हुए हैं। जो पिछले दिन के क्लास में बताया गया था कि महासागरीय जलधाराएं है क्या चीज़, महासागरीय जलधारा किसको कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण थे, तो उन सभी चीज़ों का हमने वर्णन कर चुका था। हमने बता दिया था किस किस कारणों से ड्रिफ्ट क्या है, करंट क्या है, स्ट्रीम्स क्या है, उनसे संबंधित हमने जानकारियाँ प्राप्त किया था। जानकारी आप सबों को दिए हुए थे और आप लोग प्राप्त किए होंगे। साथ ही साथ उसको उत्पन्न होने वाले कारक जो थे उसमें हम सभी लोग ने जानकारी किए थे कि वायुमंडल से संबंधित हो, पृथ्वी से संबंधित हो, सागरीय लहरों से संबंधित हो अर्थात समुद्री तरंगों से संबंधित हो, या तो फिर वायु दाब होगा, तापांतर होगा, ठीक है, लवणता होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हमने अध्ययन किए थे, हम सभी ने जानकारियाँ हासिल किए थे। तो आज जो क्लासेज है वो मुख्य रूप से एक क्लास आज होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे इस टॉपिक्स को, इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में एंड किया जाएगा। तो आज का क्लासेज जो बताया था कि जलधाराएं होते कितने प्रकार के हैं, तो हम उस दिन भी चर्चा किए थे। जलधाराएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है गर्म जलधाराएं और दूसरा होता है ठंडी जलधाराएं। गर्म और ठंडी जलधाराएं, विद्यार्थीगण जरा ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। 11th क्लास के लिए ना ही सिर्फ ये उपयोगी है बल्कि इससे संबंधित जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी तक का क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है और पूछा जाता है। छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बड़े स्तर वाले एग्जाम्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। इसलिए कॉम्पिटिशनल स्टूडेंट जितने भी होंगे वो सारे स्टूडेंट्स इस पर जरूर फोकस करेंगे, इस पर जरूर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जलधाराएं दो टाइप्स के होते हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। विद्यार्थीगण आप इस डॉट डॉट लाइन को देख रहे हैं, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। इस क्लास में देखेंगे कि ये डॉट डॉट जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, वो लाइन आपको विषुवत है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा दिखाई दे रहा है आपको, और भी रेखाएं हैं लेकिन इसके हम सिर्फ मुख्य आधार माने हैं वो 0 डिग्री अक्षांश को अर्थात विषुवत वृत्त को माने हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं, उधर उत्तरी गोलार्ध होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध में साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इस प्रकार से नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर जो होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके बाद जो दिखाई दे रहा है हम लोग को मुख्य रूप से प्लेटें के बारे में पहले भी जानकारी दे दिए थे। ये कनाडा जो दिखाई दे रहा है यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे तरफ जो दिखाई देगा आपको वो अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो है जलधाराएं महासागरों से संबंधित है, तो हम लोग महासागरों पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो महासागरीय जलधाराओं में विशेष रूप से जो दो जलधाराएं हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं, ये गर्म और ठंडी जलधाराओं से संबंधित हम एक थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि ये जो देख रहे हैं ग्लोब में आपको विषुवत वृत्त दिखाई देता होगा। ये विषुवत वृत्त से हम उस दिन भी बताए थे कि विषुवत वृत्त से
उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर और दक्षिणी गोलार्ध की ओर, विषुवत से उत्तर दिशा की ओर और या दक्षिण दिशा की ओर जितने भी जलधाराएं गति करता है वो सभी जलधाराएं गर्म होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि ये गर्म क्यों होते हैं, उसका रीजन है कि विषुवतीय क्षेत्र पर हमारा सूर्य का तापमान, सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने के कारण से वहाँ का जो जलधारा होगा, वहाँ की जो जल होगी वो गर्म हो जाएगी। और जलधाराएं तो वही गर्म, जब पानी गर्म हो गया तो उसकी धाराएं भी गर्म होगी। तो इस प्रकार से यहाँ की जो जलधाराएं विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने वाली जितने भी जलधाराएं होंगे वे सभी जलधाराएं गर्म होंगे, और विषुवत ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर के विषुवतीय क्षेत्र की ओर आने वाले जितने भी जलधाराएं होंगे वो सभी ठंडी जलधाराएं होंगी। इस प्रकार से हम लोग दो जलधाराओं के बारे में जानेंगे, एक गर्म जलधारा और एक दूसरा ठंडी जलधारा। चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए हम लोग फोकस करते हैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। हम पीछे दिन के क्लास में भी बताए थे कि हमारे सूर्य की पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है पश्चिम से पूरब होती है, लेकिन जलधाराओं की गति किधर से किधर बताए थे, तो पूरब से पश्चिम। तो इस प्रकार से डॉटेड डॉट लाइन जो हम तीर का निशान देते हुए आपको इंडिकेट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये तीर का निशान क्या दिखाई दे रहा है, तो जलधाराओं से संबंधित दिखाई दे रहा है, यानी ये सभी जलधाराएं हैं। जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है आपको वो जलधाराएं हैं, जो किधर से किधर गति कर रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में हिंद महासागर की जलधारा और प्रशांत महासागर की जलधाराओं से संबंधित नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का जो क्लासेज में है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये जो आप महासागर को देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है, पूरा जो ऐसा आकृति में फैला हुआ है। ये अटलांटिक महासागर दो खंडों में बटा हुआ है, अर्थात ये विषुवत वृत्त से आधा उत्तर वाला हिस्सा को उत्तरी अटलांटिक महासागर, जबकि विषुवत वृत्त से दक्षिण वाला हिस्सा को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो ये दोनों अटलांटिक महासागर जो दिखाई दे रहे हैं उत्तरी और दक्षिणी, उसी तरह से उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत में भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अब हम लोग देर ना करते हुए इस पर स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो मेन चीज है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो जलधाराएं हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको विषुवत रेखा के समीप जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, दाहिने से बाएं अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर बहता हुआ दिखाई दे रहा है जलधारा, उसको कहते हैं, इसको जब विषुवत वृत्त से उत्तर में है तो इसको कहा जाता है उत्तर विषुवतीय धारा, और नीचे जब रहेगा तो दक्षिण विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा। ये जलधाराएं आगे बढ़ते हुए गति करते हुए जा रही हैं, परंतु इन जलधाराओं को जब स्थल भाग से टकराता है, जब स्थल भाग इससे मिलता है तो अपनी दिशा को चेंज कर देता है। जो हम उसमें बताए थे स्नेगल वाला 45 डिग्री मोड़ का नियम, स्पाइरल नियम बताए थे, तो उसके आधार पर जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये पश्चिमी द्वीप समूहों से टकराएगा। पश्चिमी द्वीप समूह को हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते होंगे। उस पश्चिमी द्वीप समूह के जो देश हैं, द्वीपीय देश, उन देशों से ये उत्तर विषुवतीय धारा टकराने के बाद ये दो धाराओं में बंट जाता है, एक नीचे तरफ से जाता है और एक ऊपर तरफ से जाता है। जो जलधारा ऊपर तरफ से जाता है उसको एंटीलीज की धारा कहते हैं, एंटीलीज करंट कहते हैं, ठीक है। एंटीलीज, हम यहाँ पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, आप जरूर लिख लेंगे इसको, नोट जब करेंगे अपना क्लास के वीडियो में, सॉरी क्लास के नोट्स बुक में, तो इसको कहते हैं एंटीलीज की धारा। और ये जो दक्षिण तरफ से, इस द्वीप समूह से दक्षिण तरफ से होकर के जो गुजरेगा उसको कहते हैं कैनी की धारा, ठीक है। कौन सी धारा बोलेंगे इसको? कैनी, कैनी की धारा के नाम से इसको कहते हैं। जब ये दोनों धाराएं फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ खाली जगह से दोनों फिर मिल जाते हैं, और दोनों जब मिल जाएगा तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाएगा। मिलने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ सा, ये जो है मैक्सिको क्षेत्र है। मैक्सिको यहाँ देश है, उत्तरी अमेरिका का एक भाग है, वो मैक्सिको का खाड़ी है यहाँ पे। यहाँ मैक्सिको की जलधारा के नाम से जाना जाएगा, मैक्सिको की करंट्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये मैक्सिको की करंट के नाम से प्रवाहित होगा और ये फिर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पे फिर स्थलीय भाग मिलने के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता और फिर पुनः 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूम जाता है। और यहाँ जो तट दिखाई दे रहा है आपको, एक तट दिखाई दे रहा है, इस तट का नाम है फ्लोरिडा तट।
क्या नाम है? फ्लोरिडा तट है। इस फ्लोरिडा तट पर टकराने के बाद इसको फ्लोरिडा की करंट्स के नाम से FC जो लिखती है फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है। और ये फ्लोरिडा की धारा फिर आगे बढ़ते हुए जाता है और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, 50 डिग्री नॉर्थ पर जाने के बाद ये क्या हो जाता है? 50 डिग्री पर जैसे ही जाएगा इसका नाम अब बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की करंट। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब ध्यान रखें विद्यार्थीगण, आप देख रहे हैं कि ये सभी किधर से किधर जा रही है? विषुवत क्षेत्र से किधर की ओर आगे बढ़ रही है? ध्रुव की ओर आगे बढ़ रही है। मीन्स हम पहले बता चुके थे कि जो जलधारा विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाएगा वो क्या होगा? गर्म होगा, और जो जलधारा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत की ओर आएगा वो ठंडी होगा। इसका मतलब ये सभी जलधाराएं के बारे में जान रहे हैं, इसका मतलब वो गर्म जलधारा है। अब ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से आगे बढ़ेगा और गल्फ स्ट्रीम आगे जाने के बाद यहाँ से जो है एक लेब्राडोर सागर है, ठीक है, ग्रीनलैंड के क्षेत्र में और कनाडा के उत्तरी हिस्सा में एक लेब्राडोर क्षेत्र है, लेब्राडोर सागर है। उस लेब्राडोर क्षेत्र से एक जलधारा उत्पन्न होता है जो अब किधर से किधर ये आ रहा है? उत्तर से, यानी ध्रुवी से किधर आ रहा है? तो विषुवत की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये जलधारा कैसा होगा? ठंडी जलधारा होगा। ठीक है, ठंडी जलधारा होगा। ये कौन? जिसको हम लोग कहते हैं लेब्राडोर सागर से उत्पन्न होने के कारण से इसको लेब्राडोर की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर करंट है। ठीक है, हम शॉर्ट में नाम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं पूरा नाम, जो आप इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाएगा। फिर ये पुनः कौन? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और 50 डिग्री में इसका नाम तो हो गया इसका गल्फ स्ट्रीम, लेकिन जैसे ही 55 डिग्री के पास जाएगा, अब ये 55 डिग्री पर और ये लेब्राडोर की दोनों जलधाराएं 55 डिग्री, अर्थात वहां पे जो एक है क्षेत्र है जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। इस न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास ये दोनों जलधाराएं कौन कौन से? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये दोनों जलधाराएं एक दूसरे को मिलते हैं और उस न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास मिलने से वहां का जो है लवणता बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से वहां पे कुहासा छा जाता है। ठीक है, यानी कोहरा का विकास होता है, और उस कोहरे के विकास होने के कारण से वो क्षेत्र जो होता है, अर्थात न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र में गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं के मिलने से कुहासा का विकास होता है, कोहरे का विकास होता है, जिससे क्या हो जाता है? वहां पे एक घास उत्पन्न होने लगता है, और उस घास का नाम है प्लैंकटन नामक घास। उस प्लैंकटन नामक घास के विकास के कारण से उस क्षेत्र में क्या हो जाता है? मछलियों का विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में पालन किया जाता है। तो मछलियों का बहुत अधिक मात्रा में जब पालन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे बहुत मछलियों का बैंक बन जाएगा, जिसमें से हम सभी लोग जान रहे होंगे कि यहाँ पर विश्व के बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वो विशेष रूप से सेंट पियरी बैंक है, उसके बाद ग्रांड बैंक है। ठीक है, ये सारे चीज जो हैं वो आपके कहाँ पे हैं? तो जॉर्ज बैंक है, जॉर्ज बैंक, सेंट पियरी बैंक और ग्रांड बैंक, ये सभी न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र में है, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। अब ये जो देख रहे हैं इस तरह से ये अभी तक गर्म है। अब ये आगे बढ़ेगा, न्यूफाउंडलैंड के बाद दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ेगा। अब ये आगे क्यों बढ़ रहा है? अब पूरब की ओर बढ़ने लगा ये। ठीक है, पूरब की ओर आगे गति करने लगा ये, लेकिन पूरब की ओर गति करने के कारण क्या क्या है? ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो उसका रीजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक पछुआ पवन प्रवाह होता है जिसका नाम है कि आपका पश्चिमी पछुआ पवन। उस पश्चिमी पछुआ पवन के कारण से क्या होता है? ये आगे बढ़ते जाता है, इस कारण से इसको प्रवाह के नाम से जाना जाता है, अर्थात उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। अब इसका नाम चेंज हो गया, उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। अब ये आगे बढ़ेगा प्रवाह के नाम से। अब जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा वैसे ही यहाँ पे जो है वो विस्की की खाड़ी, अर्थात उत्तरी सागर के पास जाने के बाद विस्की की खाड़ी मिलती है। उस विस्की की खाड़ी के पास जाकर के क्या हो जाता है? ये टकराता है और यहाँ से ये दो खंडों में बढ़ जाता है। एक जलधारा नीचे की ओर चला जाता है, इधर से नीचे जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेनेल की धारा।
रेनेल करंट आरसी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। रेनेल की धारा के नाम से जाना जाता है इसको, जो बिजली की खाड़ी से नीचे से जाता है, जो इंग्लिश चैनल को पार करते हुए जाता है, ठीक है। और एक आगे की ओर से जाएगा जिसका नाम, जो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ भी दो धाराओं में बढ़ जाएगा। एक उत्तर की ओर जाएगा जिसका नाम है, ये जो द्वीप समूह आइसलैंड जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं आइसलैंड। आइसलैंड जो दिखाई दे रहा है, उस आइसलैंड के पास इसका नाम है इरमिंजर की धारा, इरमिंजर करंट, ठीक है। इरमिंजर की धारा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है, जो नॉर्वे होते हुए, नॉर्वे के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए गुजरती है, जिस कारण से इसको नॉर्वेजियन करंट अर्थात नॉर्वे की धारा के नाम से जाना जाता है। अब ये नॉर्वे की धारा जब आगे बढ़ेगा तो ये क्षेत्र ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये सभी क्षेत्र जो होते हैं, चाहे आइसलैंड हो या उत्तरी आपका यूरोप हो, ये सभी क्षेत्र क्या है, तो हमारा बर्फीला क्षेत्र है। लेकिन ये जो जा रहा है बढ़ते हुए आगे, वो अभी तक कैसी धारा है, तो गर्म धारा। या तो आप इरमिंजर की धारा को बोलिए, या नॉर्वेजियन की धारा को बोलिए, या रेनेल की धारा को बोलिए, ये सभी जो है वो आपके गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए जाएगा, आगे बढ़ते हुए जाएगा, और आगे बढ़ने के पश्चात एक रूस का एक बंदरगाह है। यहाँ पे जाने के बाद रूस का एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोर्मोस्क बंदरगाह, ठीक है, मोर्मोस्क बंदरगाह। रूस का मोर्मोस्क बंदरगाह जो है हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है। खुला रहने का मुख्य रीजन है ये आपका नॉर्वेजियन की धारा, ठीक है। नॉर्वेजियन की धारा जो गर्म जलधारा जाती है, यहाँ जो हमेशा बर्फ ढका रहता है इस क्षेत्र में, मोर्मोस्क बंदरगाह क्षेत्र में, तो बर्फ ढके रहने के कारण से वहाँ पे जो है सो व्यापार की क्रिया नहीं हो पाती। लेकिन ये जलधारा हमेशा प्रवाहित होते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, इस क्षेत्र में बर्फ को पिघला देती है। यही कारण है कि मोर्मोस्क बंदरगाह, रूस का मोर्मोस्क बंदरगाह हमेशा हिमच्छादित क्षेत्र होने के बावजूद भी, हिमच्छादित क्षेत्र होने के कारण भी यह मोर्मोस्क बंदरगाह क्या हो जाता है, हमेशा खुला रहता है, अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से हमेशा वो चालू रहता है। वो किसका कारण है, वो कारण है हमारा नॉर्वेजियन की धारा, ठीक है। अब इधर से एक धारा ग्रीनलैंड क्षेत्र से आती है उत्तर से दक्षिण की ओर। इस ग्रीनलैंड का, इसका नाम है ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड करंट बोल सकते हैं इसको। ये ग्रीनलैंड के पूर्वी क्षेत्र से बहते हुए आती है और इसमें मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है, सॉरी, ठीक है, ग्रीनलैंड के पूर्वी क्षेत्र, ग्रीनलैंड जो है इसका विस्तार यहाँ पे है, तो ग्रीनलैंड का पूर्वी क्षेत्र से जो आएगा, ग्रीनलैंड का जिसका नाम है ग्रीनलैंड करंट, वो पूर्वी क्षेत्र से आएगा और इस रेनेल धारा के साथ मिलेगा। जैसे ही ये रेनेल धारा के साथ मिलता है तो इसको धकेल देता है और एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित करने लगता है इसको। ये तब तक आगे बढ़ चुका है, ठीक है, रेनेल की धारा आगे बढ़ चुकी है, यूरोपीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। ये पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र भी बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, हमेशा बर्फीला, बर्फ जो है सो हमेशा वहां पे गर्म कंबल का, इसीलिए रेनेल की धारा को या तो उत्तरी अटलांटिक पवन प्रवाह को भी, यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि उत्तरी अटलांटिक पवन प्रवाह को यूरोप में किस नाम से, पश्चिमी यूरोप में किस नाम से जाना जाता है, तो यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन डीबीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोर्मोस्क बंदरगाह हमेशा खुला रहने का कारण कौन सी जलधारा है, तो नॉर्वेजियन की जलधारा। अगर वहां ऑप्शन नॉर्वेजियन ना रहे तो रेनेल भी बोल सकते हैं, वही धारा का बटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, रेनेल के नाम से भी इसको कह सकते हैं, लेकिन उसका नॉर्वेजियन धारा ऑप्शन में ना रहे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से यूरोप का गर्म कंबल कौन कहलाता है, तो रेनेल की धारा या पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह को कहा जाता है, जो हमेशा यहाँ बर्फ को पिघलाते रहता है। इस प्रकार से अब ये जो है ग्रीनलैंड का धारा जो है वो आगे बढ़ते हुए इसको धकेल देती है और यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती है, जिसको कैनारी के नाम से जाना जाता है। इसको आप कैनारी की धारा कहते हैं, कैनारी करंट, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हुए आएगी और कैनारी करंट की क्या हो जाएगा, आप बताइए। ये ग्रीनलैंड की धारा किधर से किधर आ रही थी, ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत की ओर, इसका मतलब ये ठंडी है। लेब्राडोर उत्तर से दक्षिण अर्थात हमारा विषुवतीय क्षेत्र की ओर आ रहा था ध्रुवों से, इसका मतलब ये ठंडी है। और ये कैनारी की धारा भी अब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। रेनेल तक धारा जो है वो आपको गर्म था, लेकिन अब ये कैनारी की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा। अब इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाएगी ये कैनारी की धारा और फिर पुनः किसके साथ में, उत्तर विषुवतीय धारा के साथ में मिल जाएगा। और यह सक्रिय मतलब क्रिया जो है सो निरंतर
साइकिल की भांति चलते रहता है, घूमते रहता है, निरंतर प्रक्रिया करते रहता है। यही कारण तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि यही कारण है कि हमारी पृथ्वी आज स्थिर अवस्था में, नहीं तो यहाँ का सारा पानी उधर चला जाएगा तो एक तरफा हो जाएगा, हमारी पृथ्वी पर विनाश की घटनाएं हो सकती है। लेकिन यही प्रक्रिया की वजह से क्या होता है, निरंतर हमारे पृथ्वी पर साइकिल की भांति घूमते रहता है जलधारा, जिसके कारण से कभी इधर भी जल की कमी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये चक्र जो पूरा करता है उसका एक नाम दिया जाता है इस चक्र को, जिसका नाम है लैंगो संचरण। लैंगो संचरण कहा जाता है। ये लैंगो संचरण क्या है, पूरा प्रक्रिया इसमें बताना पड़ेगा। लैंगो संचरण किसको कहते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक में जब विषुवतीय उत्तर विषुवतीय धारा आगे बढ़ते हुए जाती है और पूरा एक चक्र को पूरा करती है, अर्थात ये गल्फ स्ट्रीम हो, उत्तर अटलांटिक प्रवाह हो, रेनेल हो, कैनारी हो, जितना भी हमने बताया पूरा सारांश, वो पूरा प्रक्रिया को लैंगो संचरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जाने के बाद ये जो बीच का क्षेत्र है, वो बीच का क्षेत्र क्या रह जाता है, शांत क्षेत्र रह जाता है। यहाँ की पानी जो है सो गति कहीं नहीं कर पाता है, इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे शांत क्षेत्र में एक पुर्तगाली भाषा में वहाँ एक घास उग जाता है जिसका नाम है सारगैसम। पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है सारगैसम। तो सारगैसम वहाँ घास अधिक मात्रा, मोटी मोटी घास पाए जाने के कारण से, ठीक है, पुर्तगाली नाविक लोग ने ही इसको सबसे पहले देखा था उनको, और उन्हीं के भाषा में सारगैसम नाम दिया गया था, और इसीलिए ये क्षेत्र को कहा जाता है, शांत क्षेत्र को सारगैसो सागर। ठीक है, क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर कहा जाता है। ये सारगैसो सागर जो है स्थिर क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है। इस प्रकार से विद्यार्थीगण यहाँ से जो क्वेश्चन जो है वो आपको आपका गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तर विषुवतीय धारा कहाँ पे मिलता है, न्यूफाउंडलैंड के पास, क्या विकास होता है प्लैंकटन का, मछली का पालन के लिए यहाँ कौन कौन से बैंकें हैं, जॉर्ज बैंक है, ठीक है, सेंट पियरी बैंक है, ग्रांड बैंक है, और साथ ही साथ यहाँ भी आप देखेंगे, थोड़ा सा भी बताने भूल गए थे कि यहाँ भी आप देखेंगे उत्तरी सागर में, इंग्लिश चैनल के पास उत्तरी सागर में, जब ये ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा और ये रेनेल की गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दोनों गर्म जलधाराएं मिलता है, तो यहाँ पर भी एक विश्व बैंक का निर्माण होता है जिसका नाम है डॉगर बैंक। विश्व प्रसिद्ध डॉगर बैंक और ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड के पास, जबकि डॉगर बैंक के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी सागर में स्थित है। इस प्रकार से ये जो है अटलांटिक महासागर की, उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधाराओं से संबंधित समाप्त होता है। और नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं, आप देखिए दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जब आ रहा है, अब ये विषुवत रेखा से चल रहा है, इसका मतलब ये गर्म है, आगे बढ़ते हुए जाएगा, आगे बढ़ते हुए जाएगा, आगे बढ़ते हुए जाएगा, और यहाँ पे ये ब्राजील का पूरा क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश अगर वो है तो वो है ब्राजील। उस ब्राजील के तट से होने के कारण से इसको ब्राजील की करंट के नाम से जाना जाता है, ब्राजीलियन करंट कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन जब ये अर्जेंटीना के तट पर गुजरता है तो इसको अर्जेंटीना के करंट के नाम से भी जानते हैं, इसी जलधारा पे, इसका मतलब ये गर्म है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ जो देख रहे हैं एक द्वीप दिखाई दे रहा है आपको दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से पर, इस द्वीप का नाम है न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ठीक है। इसका नाम क्या है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, ठीक है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास से इधर से दक्षिण क्षेत्र से एक जलधारा गुजरती है। अब ये न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र से गुजरती है इसलिए इसका नाम हो जाता है न्यूफाउंडलैंड की जलधारा, ठीक है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप से गुजरती है, सॉरी फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, न्यूफाउंडलैंड बोल रहे हैं, फॉकलैंड, न्यूफाउंडलैंड तो यहाँ था, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप से गुजरने के कारण से इसको फॉकलैंड के करंट के नाम से जाना। अब देखिए फॉकलैंड करंट किधर से किधर जा रही है, ध्रुव से किधर जा रही है, तो विषुवतीय क्षेत्र की ओर जा रही है, तो ध्रुव से विषुवत की ओर जा रही है, इसका मतलब ये कैसी जलधारा होगी, ठंडी होगी। अब ये आगे बढ़ते हुए जाएगा और ये दोनों करंट से मिलेगा, अर्थात दोनों करंट तो एक ही है, ब्राजील की करंट कहिए चाहे अर्जेंटीना की करंट कहिए, जब ये दोनों करंट एक ही है, यहाँ दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर भी फॉग का विकास होता है, अर्थात कुहासा का विकास होता है, यहाँ पर भी मछली बैंक पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अर्जेंटीना भी मछली का बहुत ज्यादा उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। इसके साथ ही जैसे ही मिलने के बाद ये आगे बढ़ने लगता है, जिस तरह से आपको हम पहले बता चुके थे कि एक 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर जो बहती है हवाएं जिसको कहते हैं पछुआ पवन, ठीक है। अब यही पछुआ पवन दक्षिण में भी प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है, पछुआ पवन के कारण से ये भी आगे बढ़ती है और ये भी किधर चलने लगती है, पछुआ पवन पश्चिम से पूरब की ओर चलता है,
इस दोनों हवाओं को पश्चिम से पूरब की ओर धकेल देता है और आगे बढ़ने लगता है। तो इसको कहा जाता है दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। अब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यहाँ से जाकर के जो है सो टकराएगा, ठीक है। और टकराने के साथ में क्या हो जाएगा, एक भाग इधर चला जाएगा अर्थात हिंद महासागर की ओर, जबकि दूसरा भाग इधर की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये दूसरा भाग आगे बढ़ेगा किधर, अफ्रीका के पश्चिमी तट से। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से बढ़ेगा। तब तक ये गर्म था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ठंडी हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है बेंगुएला की धारा, बेंगुएला करंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बेंगुएला करंट फिर किस में जाकर के मिल जाता है, तो दक्षिण विषुवतीय धारा से संपर्क करता है, मिलता है, फिर ये प्रक्रिया को निरंतर जारी रखता है, एक चक्र पूरा करता है। अब यहाँ पर भी शांत क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ सारगैसो नाम दिया गया, यहाँ विशेष ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ शांत क्षेत्र, बीच के क्षेत्र को शांत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन एक चीज है कि जिस तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूरा एक संचरण को, पूरा एक प्रक्रिया को लैंगो संचरण कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पूरा एक जो प्रक्रिया करता है, दक्षिण विषुवतीय धारा, ब्राजील की धारा, अर्जेंटीना की धारा, पॉकलैंड की धारा, और फिर आगे बढ़ते हुए बेंगुएला करंट यानी बेंगुएला की धारा से फिर जाकर के मिल जाता है इसमें, और ये निरंतर एक साइकिल की प्रक्रिया होते रहता है, चक्र चलते रहता है। ये इस चक्र को इस दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लैमिनो संचरण के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, लैमिनो संचरण, ठीक है। इस तरह से आपका अटलांटिक महासागर के जितने भी जलधाराएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताएंगे वो हिंद महासागर की जलधाराएं और प्रशांत महासागर की जलधाराओं से संबंधित बताएंगे, और वहां पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरी तरह से क्लासेज इसका महासागरीय धाराओं का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।